बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत रही और स्वागत तो रहेला। किसान भाई बहन मन आज अपन कार्यक्रम के शुरुआत करे कर आगे चलो रौरमन के देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालक ले रहे हैं लाभ। किसानों की आर्थिक तरक्की में सहयोगी है किसान क्रेडिट कार्ड। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। मछली पालकों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को उनके इस्तेमाल की आवश्यक सामग्री जैसे नाव, जाल, हेचरी, तालाब, आइस बॉक्स इत्यादि सामान मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालकों को ऋण भी मुहैया कराया जाता है। मत्स्य पालकों का कारोबार आगे बढ़ सके, इसके लिए मत्स्य पालकों का संगठन बनाकर उन्हें उपयुक्त संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। किसानों की खेती बाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसों के अभाव में खेती ना कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंक से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो और वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हिल पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। मंडी भाव की जानकारी देने के लिए मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आ पहुंचे हैं कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा रांची में, और आज हम देखेंगे कि मंडी में क्या है ख़ास। सबसे पहले अगर आलू को लें तो आलू का न्यूनतम भाव है 900 रुपये और अधिकतम है 1100 रुपये। अगर प्याज की बात करें तो प्याज न्यूनतम 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक है। अगर बात की जाए चीनी की तो चीनी न्यूनतम 4000 से लेकर 4200 रुपये तक अधिकतम है। अगर दाल की बात करें तो अरहर की कीमत 10,700 से लेकर 13,200 रुपये तक है। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रह रहे तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल रहा है। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात
दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरम के फिर से स्वागत है। किसान भाई बहन में आज की जानकारी हम रौरम में बहुत सुंदर जानकारी लेकर आई है नहीं। तो ये जानकारी जो है कि झारखंड में मधुमक्खी पालन, ये तो रौरम जानेगा कि मधुमक्खी पालन करना आसान काम रखे है नहीं। बाकी अभी का जो समय है नहीं, पुरुष कर साथ साथ महिला भी इधर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवा है। अब देखो मधुमक्खी पालन करे के है तो झारखंड में करना है, तो भाई झारखंड में मधुमक्खी पालन करे की संभावना है कि झारखंड में कृषि कार्य तो होबे करेला, साथ ही साथ बागवानी भी करे ना सर। अब बागवानी में आम हो गया, लीची, जामुन, केला, पपीता है नहीं, और साथ ही साथ फूल कर खेती। तो एक किस्म कर बागवानी है तो मधुमक्खी पालन कर संभावना तो बनेला ही नहीं है। तो किसान भाई बहन और विशेष जानकारी के लिए चलू रौरमन के हम लेके चला थी पिक्चर कर माध्यम से एक जानकारी दिला थी। मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों के मुनाफा देने वाले व्यवसायों में एक माना जाता है। बड़ी तादाद में किसान इस व्यवसाय से जुड़कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। राज्य सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती है। यही वजह है कि झारखंड में पिछले कुछ सालों में मधुमक्खी पालन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं ICAR हर पलांडू में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ जयपाल सिंह चौधरी जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे झारखंड में मधुमक्खी पालन की विशेषताएं कितनी हैं। हम बात कर रहे हैं आज मधुमक्खी पालन की। झारखंड बहुत सारे उद्योगों के लिए, खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है, बिंदु है, जो वो है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की यहाँ पे प्रचुर संभावनाएं हैं। बहुत सारे किसान यहाँ पे मधुमक्खी पालन कर भी रहे हैं और कर सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन से आपको देखते हैं तो एक तरह से आपको हमें डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो है मधु का उत्पादन। मधु उत्पादन के साथ में बहुत सारे आजकल जो कंपनियां हैं इसका जो मधु का विष होता है, स्टिंग के थ्रू विष होता है, मधु का जो निकालने के बाद में इसका मोम होता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी बहुत मांग है। और मधुमक्खी पालन से जो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनकी मांग को देखते हुए इसकी भविष्य में भी प्रचुर संभावनाएं हैं इस व्यवसाय के बढ़ने की। विशेषज्ञों के अनुसार 10 पेटी से मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने पर 35 से 40 हजार रुपए तक खर्च आता है। मधुमक्खियों की संख्या हर साल बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा मधुमक्खियां बढ़ती हैं, उतनी ज्यादा ही शहद का उत्पादन होगा और मुनाफा भी कई गुना बढ़कर लाखों में हो जाता है। झारखंड में मधुमक्खी पालन इतना हालांकि हो रहा है, नेचुरली भी हो रहा है, और अगर हम इसको पालन करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रचुर मात्रा में जो हनी बीज है, जो मधु है, मधुमक्खियाँ हैं, उनको खाने और जो नेक्टर जिसको कलेक्ट करती हैं, जहाँ पौधों से ये लेती हैं, तो उसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। इस उपलब्धता को अगर हम अपने व्यवसाय में बदलते हैं तो उसमें अगर किसान या तो मुख्य व्यवसाय करें या अपनी खेती के साथ में एक सहायक व्यवसाय के रूप में भी इसको अपना सकते हैं। तो किसान भाई ध्यान देंगे, क्योंकि झारखंड में मैंने बताया कि प्रचुर इसकी संभावनाएं हैं। संभावनाएं इसलिए है कि अगर पूरे भारत में बात करते हैं तो झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको 8 से 9 महीने तक और उससे ज़्यादा समय तक इसमें जो मधुमक्खी को पराग और पराग के साथ में
जो मधु चाहिए पौधों से वो उसकी उपलब्धता 8 से 9 महीने पे है। इसके अलावा अन्य राज्यों में कहीं पे 2 महीने है, कहीं पे 4 महीने है, लेकिन झारखंड में ये 8 से 9 महीने तक इसकी उपलब्धता रहती है। उपलब्धता को अगर मधु के जो उत्पादन के हिसाब से अगर हम बांटते हैं तो 2 समय में मधु प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध रहता है। एक जो महीना है वो मार्च से लेकर के आपको मई जून तक का है। इस समय में लीची, आम, करंज, नीम और बहुत सारे जंगलों में जो फ्लावर्स है, जो प्लास का पौधा है, इनके ऊपर में फूल आता है जिससे इनमें पराग और नेक्टर दोनों मिलता है। मधुमक्खियों को रखने के लिए किसानों को कार्बनिक मोम की यानी कि डिब्बे की व्यवस्था करनी होती है। इस डिब्बे में 50 से 60 हजार मधुमक्खियां एक साथ रखी जाती हैं। इन मधुमक्खियों द्वारा तकरीबन 1 क्विंटल शहद का उत्पादन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाजार में शहद की मौजूदा कीमत 400 से 700 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। हनी मिलना शुरू होता है वो है हमारा जब सरगुजा, सरसों और यूकेलिप्टस जिसको सफ़ेदा बोलते हैं, इन पौधों पे फ्लावर आता है। उस समय में भी हम झारखंड के जो प्रीफेक्स है उसमें मधु का उत्पादन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो 2 समय है झारखंड में, अगर समय के हिसाब से हम ध्यान दे के बांटते हैं तो उस समय में मधु आप अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं। जो बचा हुआ समय है, एक तो एक्सट्रीम जहाँ पे सर्दी पड़ती है, जनवरी का महीना है, और बारिश में कुछ 1-2 महीने हैं जहाँ पे हमें बाहर से खाना देने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेलिफेरा और एपिसेरेना इंडिका और एफिस फ्लोरिया और ये जो है भारतीय वाली है, इन दोनों को हम करके जो व्यावसायिक रूप से इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान इसको शुरुआत में 20 बॉक्स या 30 बॉक्स से शुरू करें। बॉक्स आप मार्केट से खरीद सकते हैं, अलग अलग साइज के बॉक्सेस, न्यूटन बॉक्स जो अलग अलग कंपनियों के बक्से मिलते हैं। मोहन मक्खी जो पहली वाली मक्खी आपको जो जिसको कॉलोनाइज मक्खी रहती है वो आपको खरीदनी है। उसके बाद में आप उनको संख्याओं को अच्छी जगह से, कई जगह बहुत सारे प्रशिक्षण मिलता है इसके पालन का, वहाँ से प्रशिक्षण लेके इनको बढ़ा सकते हैं। झारखंड सरकार 80% सब्सिडी देती है। किसानों को यह सब्सिडी मीठी क्रांति योजना के तहत दी जा रही है। प्रत्येक किसान को कुल इकाई 1 लाख रुपए लागत का 80% यानी 80,000 रुपए तक मिलते हैं। किसानों को मधुमक्खी पालन के दौरान हर संभव मदद करने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने नाबार्ड के साथ टाई अप भी कर रखा है। मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके आप अपना जो मधुमक्खी पालन है उसको शुरू कर सकते हैं। और शुरुआत करने में बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की और जो राज्य सरकार की, उसमें आपको सब्सिडी में और परियोजनाओं के थ्रू आपको जो बॉक्सेस हैं वो मिलते हैं। उनको आप प्रयोग करके इसका व्यवसाय को शुरू करना है। लेकिन फिर आगे भी ध्यान रखना है कि जैसे 1 हेक्टेयर जो आपका बगीचा लगा हुआ है उसमें कितना बॉक्स रखना है, सब्जी में कितना बॉक्सेस रखना है। ये बॉक्स नंबर जहाँ है इनका फिक्स रहता है कि इतने, क्योंकि ज़्यादा अगर क्राउडी कर देते हैं तो उसमें मधुमक्खियों में आपस में कंपटीशन होकर के उत्पादन में कमी आती है। देखो, मधुमक्खी पालन के बारे में जो जानकारी रहे मिलक बेस है नहीं। अब हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी है कि शकरकंद कर उन्नत खेती और प्रभेद कर बारे में। शकरकंद एक ऐसा खेती है जो कम लागत में बेसी मुनाफा होवेला है ना। अब मुनाफा तो होगा, ओकर प्रभेद कर बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। काले में कृषि में बहुत फर्क पड़ेला। तो चलो इस सब का जानकारी अगर रोने के चाहिए तो सीधे हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनके से जानकारी दिवा थी। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ है यहाँ के कृषि वैज्ञानिक श्री विजय कुमार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शकरकंद की उन्नत खेती एवं प्रभेद का चुनाव हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि शकरकंद की उन्नत खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, शकरकंद जिसे मीठा आलू भी कहते हैं, ये कंद वर्गीय फसल है और इसको लगाने का जो समय है वो अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं।
अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, जैसे आम किसान जो लगाते हैं, तो वो जो है जून से लेकर सितंबर के महीना जो है इस फसल को लगा सकते हैं। ये फसल जो है इसमें काफ़ी उपयोगिता है। इसको तो भून के या उबाल के खाते ही हैं, और उसके साथ साथ जो है इसका चिप्स भी बनाया जाता है, इसका हलवा भी बनता है, इसकी मिठाई भी बनती है। अगर इसका आयुर्वेद के हिसाब से इसकी उपयोगिता देखा जाए तो ये जो इससे जो है बहुत सारी बीमारियों में भी फायदेमंद होता है, पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, कैंसर जैसी बीमारी से भी जो है इसमें लड़ने की क्षमता है, और इसमें जो है स्टार्च और विटामिन काफ़ी मात्रा में होता है। तो किसान भाइयों को जो है शकरकंद की खेती करनी चाहिए। और झारखंड के परिवेश में जो है, क्योंकि यहाँ कंदमूल ही लोग शुरू से खाते थे, तो यहाँ तो और अधिक संभावना है जो है शकरकंद की खेती किसान भाई को लगाने के लिए। बिल्कुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि यहाँ के लोग कंदमूल खाना शुरू से ही पसंद करते रहे हैं, लेकिन अगर शकरकंद की खेती की बात की जाए तो खेत का चुनाव किस प्रकार से करें और खेत को किस प्रकार से तैयार करें कि शकरकंद की जो बुआई है वो कर सके हमारे किसान भाई। किसान भाइयों, शकरकंद के खेत का चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जो है बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो और जिसमें जल जमाव न हो, उस तरह का अगर खेत है तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। खेत की तैयारी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है खेत की जुताई जो है मिट्टी पलटने वाली हल से करना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 बार जो हैरो कल्टीवेटर से या देसी हल से जुताई करें, और जुताई करने के बाद जो है उसको जो है रोटावेटर से मिट्टी को जो है आप जो है मुलायम बना लें, भुरभुरा बना लें, और समतल करने के बाद जो है मेड़ बना के उसमें जो है पौध की रोपाई करना चाहिए। शकरकंद की खेती के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले नर्सरी तैयार करना पड़ता है। पहले नर्सरी का तैयार करेंगे और उस नर्सरी से जो है पौध को काट के जो है पौध तैयार करके जो है खेत में उसको लगाएंगे। तो जब भी किसान भाई लगाएंगे तो इसका कंद को जब लगाएंगे, मेड़ पे लगाएंगे, तो कंद से कंद का दूरी है 15 से 20 सेंटीमीटर रखेंगे, और रो से रो की दूरी जो है 50 से 60 सेंटीमीटर की रखेंगे। जब 1 महीना में जो है 1 से 2 महीना में जब इसका लत्ती तैयार हो जाएगा, तब इस लत्ती को काटते हैं। लत्ती को काटते समय किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जो है ये 15 से 20 सेंटीमीटर जो है लंबाई का होना चाहिए, और एक लत्ती में, एक कटिंग में जो है करीबन जो है 3 से 4 गांठें आनी चाहिए। पीला शकरकंद, सफ़ेद शकरकंद और लाल शकरकंद। पीला शकरकंद कहने का मतलब उसका ऊपर वाला भाग पीला नहीं, उसका गूदा पीला होता है। तो पीला शकरकंद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है कैरोटीन की मात्रा, बीटा कैरोटीन की मात्रा जो है 14% होती है। और एक किस्म जो है आपको जो है भू सोना, ये बहुत ही अच्छी किस्म है, और ये जो है कम से कम 110 से 115 दिन में तैयार हो जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन जो है 14% होता है, और इसका जो ऊपर वाला भाग जो है पीला होता है, और अंदर वाला भाग भी जो है पीला होता है। तो किसान भाई इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। ST 14 है, ये भी किस्म जो है ये अंदर का गुदा जो है पीला होता है, और इस किस्म का भी किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। अगर लाल प्रजाति की अगर बात करते हैं तो लाल प्रजाति में जो है भू कृष्णा जो है एक बड़ी अच्छी वेराइटी है, और इसका जो है ऊपर वाला भाग पीला होता है और अंदर वाला भाग गुदा जो होता है वो लाल होता है। उसी तरह ST 13 जो है ये भी जो है लाल किस्म का, इसका गुदा लाल होता है, और जो है कम से कम 115 से 120 दिन में से इसका तैयार हो जाता है। इसके बाद एक सफ़ेद प्रजाति होता है। सफ़ेद प्रजाति में जो है पूषा सफ़ेद जो है, ये जो है हमारा ICR भारतीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित हुई किस्म है, और इसका उपज दर काफ़ी 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर है, और 110 से 115 दिन में तैयार होने वाला किस्म है। तो इस तरह का तो बहुत सारी किस्में हैं जिसको किसान भाई चुनाव करके अपने खेत में लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी। बिल्कुल, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड में पानी की कमी रही है, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ऐसे परिस्थिति में शकरकंद की खेती करना हमारे किसान भाइयों के लिए कितना लाभप्रद होगा और कैसे करेंगे? किसान भाइयों, अगर झारखंड की बात करते हैं तो इस फसल को मैंने शुरू में बताया कि अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप फरवरी मार्च में लगाएं, और अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो आप इसको जून से लेकर सितंबर माह तक लगाएं। जून से सितंबर जो है तो बरसात का मौसम होता है, खरीफ का मौसम होता है, उस समय पानी की आवश्यकता नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 पानी या 3 सिंचाई कर देने से इसका फसल आपको तैयार हो जाएगा, और किसान भाई इससे जो है लाभान्वित हो जाएंगे। रहा जो है उर्वरक की बात, तो उर्वरक पे भी किसानों को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन पे
जब भी खेत का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो है सड़ा हुआ गोबर की खाद जो है आपको 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में मिलान लेना चाहिए। उसके साथ साथ जो है चूना का भी प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की मिट्टी अम्लीय है और यहाँ दीमक का भी प्रकोप है। तो दीमक के प्रकोप के लिए जो है करंज का खल्ली भी अगर किसान भाई लगाते हैं तो बढ़िया होता है। अगर रासायनिक उर्वरक की अगर बात करते हैं तो इसमें नत्रजन जो है 40 kg प्रति हेक्टेयर की दर से डालना है, फास्फोरस जो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना है और पोटास जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को डालना चाहिए। तो किसान भाई बहन आज के जो दूसरी जानकारी दिली शकरकंद कर उत्तम खेती और प्रभेद के बारे में, और दूसरा रहे मधुमक्खी पालन के बारे में, है नहीं। देखो किसान भाई बहन सेल और को कही लगे अगर रावरेटिन कोई जानकारी बेस है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के तो लिखे पड़ी, तो पता के लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रामपुर रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरमन इजाजत दो मतलब यही दिना और यही बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाजत दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।